डियर स्टूडेंट, आप सभी का इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज हम पुणे एक नई क्लास पीछे से जो आपकी बार बार कमांड थी उस क्लास को अपन लेकर आए हैं, क्वांटम मैकेनिक्स पार्ट नंबर 2। हालांकि अपने पार्ट इसमें 39 तक बना चुके थे। मैंने सेकंड पार्ट भी बनाया था, लेकिन किसी कारणवश इधर उधर या तो मिस हो गया या फिर वापस वो डिलीट हो गया या कंप्यूटर में किसी और जगह सेव हो गया, अपने को नहीं मिल रहा है। तो वो मैं आज पार्ट वापस बनाने जा रहा हूँ, पार्ट नंबर 2। ध्यान दीजिएगा, तीसरे पार्ट पहले पार्ट के बीच का जो गैप था, वीन का विकिरण नियम जो मैंने आपको पहले पार्ट में पढ़ा चुका था, इसी के आगे आएगा दूसरा रेले जीन्स रेडिएशन लॉ, वो अपने को देखना है, वो आएगा आपके पार्ट नंबर 2 में। तो सबसे पहले क्लासिकल फिजिक्स के आधार पर वीन का विकिरण नियम और रेले जीन्स का विकिरण नियम दिया गया। तो जो वीन का विकिरण नियम था वो आपको पता है वो किस किस के लिए लागू हुआ और ज़्यादातर वो यूज़ नहीं ले पाया। तो मैंने आपको पार्ट नंबर 1 में वीन का विकिरण नियम, वीन रेडिएशन लॉ जो मैंने आपको पार्ट 1 में करा दिया, ये दोनों वीन का विकिरण नियम और रेले जीन्स विकिरण नियम, ये दोनों अपने को देखने। तो ये दिया था वीन का विकिरण नियम क्लासिकल फिजिक्स के बेस पर, और ये आया था आपके पास ई लैम्डा डी लैम्डा बराबर ए लैम्डा की पावर -5 ए लैम्डा की पावर -5 ई की पावर -a अपॉन लैम्डा टी ई की पावर -a अपॉन लैम्डा टी डॉट डी लैम्डा। ठीक है, दिस इज ए लॉ ऑफ वीन रेडिएशन लॉ। वीन का डिस्प्लेसमेंट लॉ अलग होता है और वीन का रेडिएशन लॉ अलग होता है। ये मैंने आपको पार्ट 1 में करा चुका हूँ। आज अपन देखेंगे रेले जीन्स रेडिएशन लॉ। जो अपने को देखना है ना, वो आपको छूट गया था बीच में। अरे अब रेले जीन्स रेडिएशन लॉ है ना, वो आधा तो पार्ट 3 में है और आधा जो छूट गया वो आज अपन देखेंगे, और कोशिश पूरी करेंगे कि इसी पार्ट के अंदर आपका रेडिएशन लॉ, रेले जीन्स रेडिएशन लॉ पूरा हो जाए। और ये दोनों नियम लागू नहीं हो पाए, जैसा कि आपको पता है, मैंने आपको पहले ही बताया कि ये नियम जो है वो ब्लैक बॉडी रेडिएशन, वीन का रेडिएशन लॉ है ना, ये ब्लैक बॉडी रेडिएशन के पूरा जो वक्र बनता ना उसको समझाने में असफल रहा। ये केवल लघु तरंगदैर्घ्य, स्मॉल वेवलेंथ के लिए ही लागू होता है। मतलब वीन का रेडिएशन लॉ ऐसे बनता है, अलग अलग टेम्परेचर पर ऐसे कंटिन्यूस ऐसे बनता है। ये सारी पार्ट 1 में है ना, आप देखिएगा अलग अलग टेम्परेचर पर आपका ग्राफ ऐसे जाता है, इस प्रकार अलग अलग टेम्परेचर T1, T2 और T3 पर, यानी जिसके अंदर स्मॉल वेवलेंथ से लगाकर लार्ज तक वेवलेंथ पूरी होती है। तो वीन का रेडिएशन लॉ सिर्फ लघु तरंगदैर्घ्य को समझा पाया। इसी प्रकार रेले जीन्स रेडिएशन लॉ जो अपन पढ़ेंगे वो सिर्फ लार्ज वेवलेंथ जो दीर्घ तरंगदैर्घ्य होती है उन्हीं को समझाने में सफल रहा। फिर उसके बाद आया प्लांक की क्वांटम थ्योरी, जो आपके तीसरे चौथे पांचवें आगे तो आपके सारे सिस्टमेटिक तरीके से पार्ट कंप्लीट है। बाद में ही अपने पास प्लांक की थ्योरी और प्लांक के अनुसार ये चीज़ें देखी गई। तो आइए रेले जीन्स रेडिएशन लॉ, चिर समझ सिद्धांत पर आधारित रेले जीन्स विकिरण नियम, क्लासिकल बेस्ड पे है ना। तो अपने पास हो जाएगा रेले जीन्स रेडिएशन लॉ बेस्ड ऑन क्लासिकल थ्योरी। अपना टॉपिक हो जाएगा रेले जीन्स रेडिएशन लॉ, रेले जीन्स रेडिएशन लॉ रेले जीन्स रेडिएशन लॉ बेस्ड ऑन क्लासिकल थ्योरी, बेस्ड ऑन क्लासिकल थ्योरी। ठीक है, रेले जीन्स विकिरण नियम, आप चाहो तो हिंदी में भी लिख सकते हैं इसको, रेले जीन्स रेडिएशन लॉ विकिरण नियम। किसके ऊपर बेस्ड है? क्लासिकल थ्योरी पर। क्लासिकल थ्योरी के अनुसार रेले जीन्स विकिरण नियम क्या होता है उसको अपने को पढ़ना है। ठीक है ना, यस। तो वही शुरुआती चीज़ें क्या हो जाएगी कि इसको भी 2 प्रकार से बताया गया कि सन 1900 में, सन 1900 में रेले जीन्स जो हुआ था साइंटिस्ट, उसने इस नियम को 2 रूप में डिवाइड किया था। तो अपन बताएंगे कि सन 1900 में रेले जीन्स ने ऊर्जा समविभाजन नियम के आधार पर, रेले जीन्स ने ऊर्जा समविभाजन है ना, प्रत्येक को समान ऊर्जा मिलती है, ऊर्जा समविभाजन नियम के आधार पर कि सन 1900 में रेले जीन्स ने ऊर्जा समविभाजन नियम के आधार पर, ऊर्जा समविभाजन नियम के आधार पर एक नियम प्रतिपादित किया
एक नियम का प्रतिपादन किया, ऊर्जा समविभाजन नियम के आधार पर एक नियम का प्रतिपादन किया तथा उन्होंने कृष्णिका विकिरण को अप्रगामी तरंगों के रूप में मानते हुए कृष्णिका विकिरण को, ब्लैक बॉडी रेडिएशन को, तथा उन्होंने जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन बनी आपकी उसको अप्रगामी तरंग मानते हो, तथा उन्होंने कृष्णिका विकिरण को स्टेशनरी वेव्स अप्रगामी तरंग मानते हुए अप्रगामी तरंग मानते हुए इस नियम को उसने बताया, इस नियम का उसने सॉल्यूशन किया। निम्न समीकरण दी अप्रगामी तरंगों के रूप में मानते हुए निम्न समीकरण दी, अप्रगामी तरंगों के रूप में मानते हुए निम्न समीकरण दी। अब इसको आप देखिएगा ध्यान से कि थोड़ा आपका टिपिकल पोर्शन है, मतलब इसने जो रेले जीन्स रेडिएशन लो दिया था उसने किस प्रकार इसमें चेंजेज किया और कैसे इन्होंने कुछ वैल्यू मानी और उसके आधार पर दिए। तो इसने यहाँ पर दो चीज़ें ली, रेले और जीन्स नामक जो साइंटिस्ट है उन्होंने एक तो लिया यहाँ पर एनर्जी सम विभाजन का जो नियम है, अपन ने थर्मोडायनेमिक्स के अंदर पढ़ा था ऊर्जा सम विभाजन का नियम, एक तो उसको लिया और एक यहाँ पर जो स्टेशनरी वेव्स बनती है अप्रगामी तरंग है उन दोनों के अनुसार इस नियम को दिया। थोड़ा डिफिकल्ट है, आप इसको जब एक या दो बार रीड आउट करोगे या लिखोगे कॉपी में तब आपको ये चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो यहाँ पर दो चीज़ें ली उन्होंने, एक तो ये लिया और एक ये लिया कि मतलब कि सन 1900 में रेले जीन्स ने ऊर्जा समविभाजन नियम के आधार पर एक नियम का प्रतिपादन किया तथा उन्होंने कृष्णिका विकिरण जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन है ना, पीछे चले गए आप जब 1, 2, 3 वाले पार्ट पढ़ोगे उसमें आपको समझ में आएगा, तथा उन्होंने ब्लैक बॉडी रेडिएशन को अप्रगामी तरंगों के रूप में मानते हुए निम्न इक्वेशन दी। और इक्वेशन क्या थी आपकी, वही बराबर ए साइन के डॉट आर, वही बराबर एस साइन के डॉट आर कोस ओमेगा टी, कोस ओमेगा टी। ठीक है, या इसी को अपन ऐसे लिख सकते हैं कि वही बराबर एस साइन के डॉट आर का मतलब भी क्या हो गया, के एक्स एक्स प्लस के वाई वाई, ये हो जाएगा इसका मतलब जब ये आपका चेंज होगा के एक्स एक्स प्लस के वाई वाई प्लस के जेड जेड कोस ओमेगा टी। इक्वेशन नंबर आप इसको फर्स्ट बना लीजिएगा। अब यहां पर अपन बनाएंगे अप्रगामी तरंगे। क्वार्टर था ना, ब्लैक बॉडी रेडिएशन का मतलब क्या है, ये क्वार्टर, इसी के अंदर एक तरंग ऐसी जाएगी जो बार बार इन दीवारों से टकराकर अंदर की अंदर ही क्या हो जाएगी, अवशोषित हो जाएगी। तो ये जो तरंग है उसने रेले जीन्स ने अप्रगामी तरंग के रूप में मान लिया। अब अप्रगामी तरंग कैसे बनती है आपको पता है, ऐसे इस प्रकार प्रगामी अप्रगामी तरंग है। तो अपन इसको हल्का सा चेंज करेंगे इसी टॉपिक के अंदर। आप ये ध्यान रखिएगा, पार्ट फर्स्ट और पार्ट थर्ड इन दोनों को देखिएगा, फिर आप पार्ट सेकंड को पढ़िए, या पहला आप इसको कंप्लीट कीजिएगा। एक बार वापस आप पीछे चलिए और एक बार आप पार्ट फर्स्ट को देखिएगा, फिर पार्ट फर्स्ट के आधार पर अपन आगे चलेंगे। कृष्णिका विकिरण ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या होता है उस चीज़ को देखिए, फिर इसके अंदर रेले जीन्स ने इसमें क्या चेंज कर दिया, ब्लैक बॉडी के अंदर उसने अप्रगामी तरंगे मानी। तो अब अपन क्या करेंगे, एक डायग्राम बनाएंगे, उसके अंदर स्टेशनरी वेव जो लेंगे वो अपन देखेंगे। तो चलो आइए यहाँ तक, ठीक है। इसके आगे देखिए अपनी एक इक्वेशन ये फर्स्ट बनी हुई है। अब हो जाएगा अपने पास आगे वाले प्रोसेस में कि कैसे ये स्टेशनरी वेव्स बन रही, उसको अपने को देखना है। स्टेशनरी वेव्स है ना, ये थोड़ा स्पेस कम है ना, ध्यान रखिएगा, रेले जीन्स रेडिएशन लो अपन पढ़ रहे हैं। स्टेशनरी वेव्स बनाते हैं अपन, तो एक क्वार्टर के अंदर बन जाएगी अपनी पूरी। ये पूरा इसके अंदर आ गया सिस्टम, और यहाँ पर अपन देखेंगे इसके अंदर दो प्रोसेस बनेंगे ऐसे। पहला ये हो गया, ठीक, और ये सेकंड प्रोसेस हो गया आपका। अलग अलग होता ना, कल अपन ने देखा था वो सेकंड हो गया, और यहाँ पर अपन बना लेंगे थर्ड वाला पोर्शन। ये थर्ड वाला हो गया,
और ये पूरा सिस्टम बन गया आपके पास क्वार्टर के रूप में 1 2 3 है ना, ये दो अलग अलग सिस्टम में ऐसे डिवाइड हो गया। और अब अपन क्या करेंगे 1 2 3 तीन अलग अलग बन रहा है, तो उनको अपन देखेंगे, इस प्रकार सेटअप करेंगे। एक बार है ना मैं पहले इसकी वैल्यूज लिख लेता हूँ, ये वैल्यू कैसे है उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा। तो यहाँ तो हो रही है आपके पास लेमडा बराबर 2 है, ठीक है, ये हो गई आपकी लेमडा बराबर ए, और ये हो गई आपकी लेमडा बराबर 2a/3। लेमडा बराबर 2a, लेमडा बराबर ए, लेमडा बराबर 2a/3। और यहाँ पर अगर आप के मानना चाहो तो के बराबर 2π/लेमडा, के बराबर 2π/लेमडा। जब आप लेमडा पुट करोगे तो आपके पास कितना हो जाएगा के का मान π/a, के बराबर कितना हो जाएगा आपके पास π/a। इसी प्रकार सेकंड वाले में भी क्या हो जाएगा आपके पास 2π/a, के बराबर 2π/लेमडा तो बराबर 2π/a, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ हो जाएगा आपके पास के बराबर 2π/लेमडा, तो ये हो जाएगा आपके पास 3π/a। इसका मान है ना कंटिन्यूसली बढ़ता जा रहा है, देखो आप देखिएगा इसके अंदर ये आपकी स्टेशनरी वेव्स बन गई ऐसे, और कंटिन्यूसली इसकी वैल्यूज़ क्या हो रही, इंक्रीज हो रही। अपन इनको देखते हैं, जो आपकी स्टेशनरी वेव्स बनी उसका मान कंटिन्यूसली रूप से बढ़ता जा रहा है। हाँ, अब ये कैसा है उसको अपन देखते हैं। कल अपने पास एक वैल्यू आई थी के ए बराबर एन पाई, एक मिनट के लिए आप देखिएगा इधर। कल अपने पास एक वैल्यू आई थी पार्ट नंबर 39 जब अपन पढ़ रहे थे, तो श्रोडिंजर इक्वेशन निकाली थी अपन ने वन डायमेंशनल बॉक्स। एक आपके पास वन डायमेंशनल बॉक्स है, उसके अंदर अगर कोई पार्टिकल मूविंग करता है तो उसकी श्रोडिंजर इक्वेशन क्या होती है वो अपन ने निकाली थी। चूंकि वहाँ एक वैल्यू आई थी उसका यहाँ पर रोल है। कैसे, आपको पता है आपके पास एक वैल्यू आई थी के बराबर 2π/लेमडा। इज इट क्लियर? के बराबर क्या आया था आपके पास 2π/लेमडा, या के का मान एक और आया था उसी के अंदर आप देखना nπ/a। ये कैसा है ना, ये चीजें मैं आपको समझा रहा हूँ। के का मान और आया था आपके पास nπ/a। जब आप इस मान को यहाँ पुट कर सकते हो तो आपके पास वापस चेंज हो सकता है ये मान, है ना। आप यहाँ से भी लिख सकते हो सीधा nπ/a आया ना, तो इसका मतलब के बराबर क्या हो गया, देखिएगा आप, के बराबर हो गया आपके पास π/a। n बराबर 1 है, n बराबर 1 के लिए, ये n बराबर 2 के लिए, और n बराबर 3 के लिए। तो ये हो गया आपके पास n1 तो π/a, ठीक है, n2 तो 2π/a, n3 तो 3π/a। अब ये लेमडा ऐसे कैसे आ रहा है, लेमडा ऐसे आने का मतलब आप यहाँ अगर ये के का मान पुट करते हो, एक तो के ये हो गया जहाँ पर आपका n कितना हो सकता है 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। एक आपके पास आया वेवलेंथ लेमडा। लेमडा आपको पता अगर आप ये मान यहाँ पुट करोगे तो आपके पास क्या हो जाएगा nπ/a बराबर 2π/लेमडा। ओके, पाई से पाई कट गया, और आप चाहो तो इधर इसको इधर भेजोगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे आप तो आपके पास हो जाएगा n लेमडा बराबर 2a, ठीक है। तो लेमडा बराबर 2a/n। देखो आप लेमडा बराबर क्या हो गया 2a/n। अब आप यहाँ पर n बराबर 1 रखोगे, जब n बराबर 1 रखोगे तो लेमडा बराबर कितना आ गया 2a आ गया। आप सीधा यहाँ पुट करके भी इसको सोल्व कर सकते हो। n बराबर 2 रखा तो 2 से 2 कट गया, लेमडा कितना आ गया आपके पास a आ गया। फिर n बराबर 3 रखा आपने तो लेमडा बराबर कितना आ गया 2a/3। तो कुल मिलाकर ये चीज़ें ध्यान में रखते हुए अपने को ये बताना है, ठीक है ना। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, इन चीज़ों को ध्यान में रखिए और इन चीज़ों के अनुसार अपने को ये चीज़ें बतानी। तो अब अपने पास जो वैल्यू चेंज हो जाएगी वो कैसे हो जाएगी कि के जो है ना π/a 2π/a 3π/a ऐसे कंटिन्यूसली इसकी वैल्यू इंक्रीज हो रही। तो इसका मतलब अगर अपने पास n टर्म्स होती, 1 से लगाकर टोटल कितनी टर्म्स होती अपने पास n टर्म्स, तो ये फॉर्मूला कैसे बन जाता आपका k बराबर nπ/a, इस प्रकार बन जाता फॉर्मूला। और तो अब आइए अपन इसको आगे चलते हैं यहाँ तक, ठीक है। ये चीज़ें कैसे ही मैंने आपको भी समझा दिया। लेमडा कैसा है, लेमडा ऐसा आया, और आप चाहो तो सीधा लेमडा का मान यहाँ पुट कर से भी अपन ये निकाल सकते हैं के बराबर π/a, या आप चाहो तो यहाँ से भी देख सकते हो के बराबर nπ/a आया, n बराबर 1 n बराबर 2 n बराबर 3 रखोगे तो इसका मान π/a 2π/a और 3π/a, ऐसे अलग अलग स्टेज में अपने को क्या होगा इसका मान प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए आप आगे यहाँ तक, ठीक है। अब अपन इसका मान निकालते हैं कि अपने पास हो जाएगा कि
के एक्स बराबर एन एक्स, पर्टिकुलर अगर एन एक्स डायरेक्शन में है ना तो एन एक्स पाई अपॉन ए। ये लिखने की जरूरत नहीं है आपको ना, अभी जो मैंने आपको समझाया ना ये मान कैसा है वो समझाना है। ये स्टेशनरी वेव्स बन गई ब्लैक बॉडी रेडिएशन के अंदर, क्वार्टर के अंदर ही। तो क्वार्टर के यहाँ पर आप लिख सकते हो क्वार्टर में पूर्ण आंतरिक परावर्तन द्वारा, क्वार्टर में पूर्ण आंतरिक परावर्तन द्वारा ए प्रगामी तरंगों का बनना। क्वार्टर में पूर्ण आंतरिक परावर्तन द्वारा आगे लिखोगे आप ए प्रगामी तरंगों का बन रहा। जो स्टेशनरी वेव्स बन रही वो क्वार्टर के अंदर बन रही। ठीक है, तो अब आप देखिए के एक्स बराबर ये हो गया। इसी प्रकार अगर आप के वाई लिखना चाहो तो के वाई कितना हो जाएगा, और के जेड लिखना चाहो तो के जेड बराबर कितना हो जाएगा, एन जेड पाई अपॉन ए। इसी के अनुसार निकाला है ना, के बराबर पाई अपॉन है, 2 पाई अपॉन है, 3 पाई अपॉन है, ऐसे कंटिन्यू अगर इसका मान बढ़ता जाएगा तो आपके पास इस स्टेप में ऐसे बन जाएगा। ठीक, और जहां एन एक्स एन वाई एन जेड का मान जो है 1 2 3 कंटिन्यू कहाँ तक चलेगा, एन तक चलेगा। फिर उसके बाद आप आगे देखिएगा कि 3 डायमेंशनल क्वार्टर के लिए अपने पास क्या हो जाएगा, त्रिविमीय क्वार्टर है तो उसके लिए अपने पास क्या वैल्यू हो जाएगी, त्रिविमीय क्वार्टर के लिए के स्क्वायर, इन तीनों को ऐड कर लेंगे है ना। सारी चीज़ें ऐसे कैसी आपको लिखनी है, ये चीज़ें आएगी, इन्हीं को अपने को आपको बताना है। तो त्रिविमीय क्वार्टर के लिए अपने पास हो जाएगा के स्क्वायर बराबर के एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर प्लस के जेड स्क्वायर। वैल्यू पुटअप कीजिए आप, तो के स्क्वायर बराबर के एक्स स्क्वायर का मान कितना है, वो है आपके पास एन एक्स पाई अपॉन ए स्क्वायर प्लस एन वाई पाई अपॉन ए का होल स्क्वायर प्लस एन जेड पाई अपॉन ए का होल स्क्वायर। अब ये वैल्यू कॉमन है, जब ये वैल्यू आप बाहर निकालोगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, आपके पास हो जाएगा के स्क्वायर बराबर पाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, बाहर आ गया, अंदर हो गया आपके पास एन एक्स स्क्वायर प्लस एन वाई स्क्वायर प्लस एन जेड स्क्वायर। ठीक है, के को वैल्यू चेंज की और यहाँ तक आ गया। अब आप ये डायग्राम मिटाऊंगा, इसकी अब यहाँ जरूरत नहीं है, तो आइए इस डायग्राम को अपन मिटाते हैं। और अब अपने पास क्या हो जाएगा आगे के स्टेप में, अब हो जाएगा अपने पास, इसको मिटा लीजिए ना, तो ये होता है अपने को पता 1 2 3 होता है, थोड़ा स्पेस अच्छा से मिल जाएगा अपने को। तो अब आप एक काम कीजिए, इसका मान रखिए और इसको अपन वापस चेंज कर देंगे, इधर भेज दीजिए इसको है ना। तो अपने पास हो जाएगा एन एक्स स्क्वायर प्लस एन वाई स्क्वायर प्लस एन जेड स्क्वायर बराबर, इसको भी इधर भेजिए आप, तो अपने पास क्या हो जाएगा के स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर। ओके, ये भी इधर आ गया, तो ए स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर। और एक अपने को पता है के बराबर क्या होता है, 2 पाई अपॉन लेमडा, पहले ही पता अपने पास के बराबर क्या होता है, मतलब इसको बिल्कुल ही ऐसे लेंदी के रूप में, इसको दो चीज़ें यहाँ पर, एक तो ऊर्जा समविभाजन नियम और एक यहाँ पर ए प्रगामी तरंगों का बना, उन दोनों के आधार पर रेले जिसने बिगड़ने, इसलिए इधर उधर घुमा घुमा के दिया है। तो आपको ये चीज़ें लिखनी है, पहले वो डायग्राम बना, उससे पहले अपन ए प्रगामी इक्वेशन लिखी, फिर उसके बाद अपन वापस ये चीज़ देख रहे हैं और यहाँ तक अपन पहुँच गए। अब आप इसको सोल्व कीजिए तो आपके पास वैल्यू जो चेंज हो जाएगी वो ऐसे हो जाएगी 4a स्क्वायर अपॉन लेमडा स्क्वायर। तो अगर ये मान रखोगे आप तो अपने पास क्या हो जाएगा एन एक्स स्क्वायर प्लस एन वाई स्क्वायर प्लस एन जेड, तीनों डायरेक्शन होगी एन की, एक्स वाई और जेड, उस क्वार्टर के अंदर है पूरे के अंदर, तो तीनों डायरेक्शन आपको पता है एन एक्स एन वाई और एन जेड के रूप में अपन ने ले ली। तो बराबर ये हो जाएगा आपके पास 4 पाई स्क्वायर अपॉन लेमडा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर। तो पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर कट गया, अब आपके पास क्या हो जाएगा एन एक्स स्क्वायर प्लस एन वाई स्क्वायर प्लस एन जेड स्क्वायर बराबर 4a स्क्वायर अपॉन लेमडा स्क्वायर। अब अपन इसको वापस चेंज करेंगे, लेमडा का मान रखेंगे और फिर अपने पास एक नई वैल्यू जो प्राप्त होगी वो ऐसे हो जाएगा कि लेमडा बराबर क्या होता है c अपॉन म्यू। लेमडा बराबर क्या होता है c, वेयर c इज ए वेलोसिटी ऑफ लाइट एंड म्यू इज ए फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव्स, है ना।
सी तो क्या होगी, वेलोसिटी ऑफ लाइट, लाइट का वेग हो गया, और म्यू क्या होगी, फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव्स, उस तरंग की क्या होगी, आवृत्ति हो गई। तो जब आप इस मान को यहाँ रखोगे तो आपको पता नीचे तो होगा सी स्क्वायर, और म्यू कहाँ चला जाएगा, आपका ऊपर चला जाएगा। तो आपके पास ये फॉर्मूला ऐसा बन जाएगा, एन एक्स स्क्वायर प्लस एन वाई स्क्वायर प्लस एन जेड स्क्वायर बराबर 4a स्क्वायर म्यू स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। या यूँ कहे तो अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एन एक्स स्क्वायर प्लस एन वाई स्क्वायर प्लस एन जेड स्क्वायर बराबर देखो 2a म्यू अपॉन सी का होल स्क्वायर। क्या इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, एन एक्स स्क्वायर प्लस एन वाई स्क्वायर प्लस एन जेड स्क्वायर बराबर 2a म्यू अपॉन सी इस पूरे का होल स्क्वायर। जब आप इस ब्रैकेट को ओपन करोगे तो भी ये क्या मान आ जाएगा वापस ऐसे कैसे, ठीक है ना। तो अब देखिए आप आगे, चूंकि एन स्क्वायर बराबर ही एन स्क्वायर इसके बराबर है, एन एक्स स्क्वायर प्लस एन वाई स्क्वायर, चूंकि एन स्क्वायर बराबर एन एक्स स्क्वायर प्लस एन वाई स्क्वायर प्लस एन जेड स्क्वायर, अर्थात कृष्णिका विकिरण की, ब्लैक बॉडी रेडिएशन की, अर्थात कृष्णिका विकिरण की सारी विधाएं, अर्थात कृष्णिका विकिरण की सारी विधाएं 2a म्यू अपॉन सी पर निर्भर करेगी, इस मान पर निर्भर करेगी। ये जो मान आए ना आपके पास 2a म्यू अपॉन सी पर निर्भर करेगी। तो अब अपन क्या करेंगे, एक पूरा क्वार्टर है, ये सर्कुलर रूप में क्वार्टर था ना, ये चीज़ें थे ना, अब वापस इसका मान चेंज होने वाला है। अब देखिएगा आपका इसका जो फॉर्मूला आएगा रेले जीन्स रेडिएशन लो, वो फ्रीक्वेंसी बेस्ड एंड वेवलेंथ बेस्ड दोनों पर अलग अलग रूप में प्राप्त होता है। लेकिन यहाँ तक अपन ने क्या देख लिया कि जब इस वैल्यू ऐसे चेंज हुई, के अंदर अपन ने वैल्यू पुट किया, फिर इसको सोल्व करते गए, एन एक्स एन वाई और एन जेड तीनों अपने पास अलग अलग पोर्शन निकले, और के का मान रखा, और ये पूरा अपने सॉल्यूशन देखा है ना, एन एक्स स्क्वायर एन वाई स्क्वायर के रूप में। तो आपके पास फाइनली मान ये आ जाता है 2a म्यू अपॉन सी। तो यानी कृष्णिका विकिरण की जो सारी विधाएं होगी वो इसके ऊपर निर्भर करेगी। यहाँ तक ठीक है। अब आप आ गए वापस, अपने पास वैल्यू कैसे चेंज होगी कि अपने पास हो जाएगा, एक सर्कल बनाएंगे अपन, उसका एक पार्ट लेंगे अपन कौन सा भी। तो अतः रेले जीन्स ने रेले जीन्स ने कृष्णिका विकिरण के क्वार्टर को, कृष्णिका विकिरण के क्वार्टर को गोले के रूप में लेते हुए, क्वार्टर जो है ना उसका डायग्राम है, उस डायग्राम को गोले के रूप में लेते हुए, कृष्णिका विकिरण को गोले के रूप में लेते हुए 8 भाग में विभाजित किया। 8 भागों में विभाजित किया, जिसकी त्रिज्या यही है ना, क्योंकि इसका सभी का मान जो n आए ना, वो सभी का मान डिपेंड करेगा 2a म्यू अपॉन सी। तो जिसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी, जिसकी त्रिज्या रेडियस जो होगी आपके पास वो हो जाएगी 2a म्यू अपॉन सी होगी, ठीक है। जिसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी 2a म्यू अपॉन सी। कैसे, ये आपका रेडिएशन हो गया, इसको ऐसे 8 पार्ट में डिवाइड कर दिया, 5 6 7 8 पार्ट में हो गया। अब उसका एक पार्ट सोल्व करेंगे, इसका मतलब सारे पार्ट एक के इक्वल है। ऐसे 8 पार्ट में पूरा डिवाइड किया क्वार्टर को, और एक नया आकार दिया उसने, ऐसे दे दिया। वो नया आकार जो दिया ना उसने, वो ऐसे दे दिया इस प्रकार कि है ना। ये भी डायग्राम वापस बनाना आपको, ये नया आकार दिया उसको क्वार्टर का, और ये नया आकार आपका ऐसे हो गया। चतुर्थांश होता है ना, क्वाड्रिलेटरल अपन पढ़ते हैं वैसे। एन रेडियस dn इसकी हाइट हो गई, nx और ny, ये पूरा ऐसे भरा हुआ पूरा सिस्टम के अंदर। ओके, अब इसके आगे चलिए आप।
कोई एक चतुर्थांश ले लिया अपन, एक क्वाड्रेटर ले लिया और उसको अपन सोल्व करेंगे जिससे अपन सारे मान निकाल सकते हैं। तो अपन लिखेंगे कि यहाँ तक ठीक है। अब आप देखिए, अब आप क्या लैंग्वेज को पकड़ी। मैंने आपको जब भी क्वांटम मैकेनिक्स की पहली क्लास बनाई थी उसमें क्वांटम मैकेनिक्स का मतलब ही क्या होता है वो चीज़ें बताई थी। तो कुछ ऐसी चीज़ें थी जिसको अदर साइंटिस्ट नहीं कर पाए, तो फिर उसका प्लांक नामक साइंटिस्ट ने क्वांटम के अंदर कुछ वैल्यू मान ली। भाई जैसे कहीं पर अपन अटक गए तो वहाँ पर प्लांक ने क्या किया, कुछ वैल्यू मानी और कुछ वैल्यू मानकर माना ये वैल्यू ऐसे ना होकर ऐसे हो सकती, फिर उसको उस लैंग्वेज के अनुसार उस मान को चेंज किया और इसका फॉर्मूला अपने पास दो अलग अलग स्टेज में प्राप्त होगा। तो अपन सबसे पहले करेंगे कि अतः एक भाग का आयतन उसे 8 भाग में विभाजित किया, अतः एक भाग का आयतन, अतः एक भाग का आयतन, अतः एक भाग का आयतन कितना हो जाएगा कि 4/3 पाई r क्यूब। गोले का आयतन, एक भाग का आयतन मतलब गोले का आयतन, गोले का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है 4/3 पाई r क्यूब, लेकिन 1/8 हो जाएगा। 8 भाग है तो एक भाग का निकालना तो अपन 1/8 से डिवाइड करेंगे, तो आपके पास फाइनली वैल्यू क्या हो जाएगी, अपने पास वैल्यू हो जाएगी कि 1/8। आप चाहो तो इसको सोल्व कर सकते हो है ना, तो आपके पास हो जाएगा 1/4/3 है ना। चलो एक बार अपन इसको सोल्व करते हैं। 1/8 इंटू 4/3 पाई r 2a म्यू अपॉन c क्यूब। ओके, तो आपके पास उसके एक भाग का आयतन कितना हो जाएगा, ये 8 से 8 कट गया तो 4/3 पाई a क्यूब म्यू क्यूब अपॉन c क्यूब। ये गोले के एक भाग का वॉल्यूम, वॉल्यूम इज द 1 पार्ट ऑफ दिस क्वार्टर। एक भाग का आयतन इतना हो गया। अब अपन देखेंगे कि क्वार्टर में एकांक आयतन में कंपन विधाओं की संख्या, अतः क्वार्टर में एकांक आयतन में, अतः क्वार्टर में एकांक आयतन में जो नॉर्मल मोड्स हो रहे हैं, नॉर्मल मोड्स ऑफ वाइब्रेशन, कंपन विधाओं की संख्या एकांक आयतन में नॉर्मल मोड्स ऑफ वाइब्रेशन, कंपन विधाओं की संख्या नॉर्मल मोड्स ऑफ वाइब्रेशन, यहाँ पर कितने वाइब्रेट हो रहे हैं वो अपने को देखना है। तो यहाँ पर आपका जो है ना ये मान ये 1 हो रहा है, v बराबर a क्यूब आपका कितना हो रहा है 1 हो रहा है। एकांक आयतन तो आपको पता है v बराबर यही a क्यूब। आयतन का मतलब क्या होता है, भुजा क्यूब, यहाँ पर भुजा a, तो v बराबर a क्यूब, ये आपके पास कितना हो रहा है 1 हो रहा है ना। तो आपके पास फाइनली वैल्यू कितनी होगी एकांक आयतन में कंपन विधाओं की संख्या, तो अपन लिख सकते हैं 4/3 पाई म्यू क्यूब अपॉन c क्यूब। ये आपके पास वापस वैल्यू चेंज होगी और अपने पास हो गई 4/3 पाई म्यू क्यूब अपॉन c क्यूब। यहाँ तक ठीक है। देखिएगा ये चीज़ें, वापस अपन इसको बोर्ड को इरेज करना पड़ेगा। ये चीज़ देखिए अपन ने मान लिया उसमें 2a म्यू अपॉन c रेडियस का एक गोला बन रहा है। गोला बनने के बाद ये वैल्यू आई, फिर उसके बाद अपन ने इसको वापस चेंज किया और चेंज करने के बाद अपन ने देखा कि अगर 1 पार्ट का वॉल्यूम इज ए 1 पार्ट का वॉल्यूम इतना हो जाएगा 1/8 r की वैल्यू पुट की और ये पूरा सिस्टम आया। फिर यहाँ पर इसमें वापस चेंज किया और नॉर्मल मोड्स ऑफ वाइब्रेशन आयतन 1 हो जाए तो आपका फॉर्मूला ऐसा आ जाएगा। तो अब अपन देखेंगे जो फॉर्मूला मैंने आपको पहले बताया कि एक तो अपन निकालेंगे फ्रीक्वेंसी रेंज में और एक अपन निकालेंगे रेंज वेव्स में, वेवलेंथ रेंज में। इस दोनों में अपने को देखना है। वापस आगे आइए, अपने पास क्या चेंज हो जाएगा, तो अपने पास आ जाएगा कि फ्रीक्वेंसी रेंज में अगर अपन इसको लिखना चाहे तो कैसे लिखेंगे फ्रीक्वेंसी रेंज में, तो अपन यहाँ पर करेंगे कि जो आपकी क्वार्टर है उसमें म्यू तथा म्यू प्लस डी म्यू, ये होगा म्यू तथा म्यू प्लस डी म्यू फ्रीक्वेंसी रेंज में आवर्ती प्रास में क्वार्टर में म्यू तथा म्यू प्लस डी म्यू आवर्ती प्रास में कंपन विधाओं की संख्या, कंपन विधाओं की संख्या नॉर्मल मोड्स ऑफ वाइब्रेशन, कंपन विधाओं की संख्या। अब एक चीज देखिएगा आप, आवृत्ति म्यू तो हो रही है, लेकिन अगर आवृत्ति इंक्रीज होती, अपन लेते ना ऐसे, देखिए कि यहाँ से यहाँ तक कोई अगर आपकी ऑब्जेक्ट मूव होके गया तो x डिस्टेंस उसने तय किया, लेकिन अगर उसकी ब्रेथ अपन उसकी चौड़ाई dx ले लेते हैं
तो अपन ऐसे कह सकते हैं कि x और x प्लस डी एक्स उस रेंज में। तो इसी प्रकार म्यू तथा म्यू प्लस डी म्यू आवर्ती परास में अगर आपको कंपन विधाओं की संख्या देखनी है तो अपन इसका क्या कर देंगे, अवकलन कर लेंगे, डेल अपॉन डेल म्यू। तो अपन निकाल सकते हैं इसी का मान कि डेल अपॉन डेल म्यू 4/3 पाई म्यू क्यूब अपॉन सी क्यूब। तो अब यहाँ से देखिएगा आप, म्यू क्यूब तो क्यूब आगे आ जाएगा, 3 से 3 कट गया, तो यहाँ पर म्यू स्क्वायर, तो आपके पास क्या वैल्यू हो जाएगी, आपके पास वैल्यू हो जाएगी 4 पाई म्यू स्क्वायर अपॉन सी क्यूब डी म्यू। इसका वापस एक बार डी म्यू हो जाएगा, अपने पास ये नया मान प्राप्त हो जाएगा कि क्वार्टर में म्यू तथा म्यू प्लस डी म्यू आवर्ती परास में नॉर्मल मोड्स ऑफ वाइब्रेशन डेल अपॉन डेल म्यू, ये किया, इसका ये कर दिया, इसी मान का तो अपने पास ये हो गया। अब देखिए आपका मान वापस क्या हो जाएगा कि माना, अब आगे क्या हो रहा देखिए आप, विद्युत चुंबकीय विकिरण जो होती है ना उसका रूप है। थोड़ा लंबा टॉपिक है, लेंथी टॉपिक है थोड़ा, तो इसलिए आप एक बार पहले इनका नोट्स बनाए कंप्लीटेड, फिर ये चीज़ें आपको अच्छे से ध्यान में आएगी। तो अपन यहाँ पर देखेंगे वापस आगे कि माना ब्लैक बॉडी रेडिएशन जो है, माना कृष्णिका विकिरण, माना कृष्णिका विकिरण विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स विद्युत चुंबकीय तरंग है ना, माना कृष्णिका विकिरण विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में हो, चूंकि विद्युत चुंबकीय तरंगों की दो ध्रुवण अवस्था आती है, पोलराइजेशन कंडीशन कितनी होती है, 2 होती हैं, 2 ध्रुवण अवस्था होती हैं, चूंकि विद्युत चुंबकीय तरंगों की 2 ध्रुवण अवस्था होती हैं, अतः क्वार्टर में म्यू तथा म्यू प्लस डी म्यू आवर्ती परास में, म्यू तथा म्यू प्लस डी म्यू आवर्ती परास में कंपन विधाओं का संख्या घनत्व, कंपन विधाओं का संख्या घनत्व एन म्यू डी म्यू किस रूप में आ जाएगा आपके पास, एन म्यू डी म्यू बराबर 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा ये, तो 2 × 4 पाई म्यू स्क्वायर अपॉन सी क्यूब डी म्यू, इक्वेशन नंबर 3। अब देखिएगा आप कैसा है ये, एक बार आप वापस समझिएगा। तो अपन ने क्या किया यहाँ पर कि अपन ने यहाँ पर किया कि ये चीज़ अपने को पता है। अब अपन को ये मान लिया कि जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, विद्युत चुंबकीय तरंग। तो आपको पता है विद्युत चुंबकीय तरंगें कैसे बनती, ऐसे 2 रूप में होती ना, एक साइड में तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, एक टाइम में क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव्स है उसकी 2 कंडीशन हो सकती है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। तो इसलिए अपन ने इस वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई कर लिया यहाँ पर कि विद्युत चुंबकीय तरंगों की 2 ध्रुवण अवस्था होती हैं। तो अपने पास क्या हो जाएगा कि जो आपकी डायग्राम है उसमें म्यू तथा म्यू प्लस डी म्यू फ्रीक्वेंसी रेंज में कंपन विधाओं की संख्या घनत्व तो कितना हो जाएगा, एन म्यू डी म्यू बराबर ये तो हो गया अपरिगामी तरंग से। अब अपन निकलेंगे यहाँ पर ऊर्जा समविभाजन नियम। ऊर्जा समविभाजन नियम क्या कहता है कि प्रत्येक जो वेव्स है उसको, प्रत्येक वस्तु को समान एनर्जी मिलती है और वो है KT। तो अब इस मान को वापस अपन मल्टीप्लाई करेंगे और पुनः चेंज करेंगे। तो आगे अपने पास हो जाएगा कि ऊर्जा समविभाजन नियम के अनुसार ऊर्जा समविभाजन नियम के अनुसार, ऊर्जा समविभाजन नियम के अनुसार प्रत्येक कंपन विधा की माध्य ऊर्जा KT होती। प्रत्येक कंपन विधा की माध्य ऊर्जा क्या होती हैं, KT होती हैं। प्रत्येक कंपन विधा की माध्य ऊर्जा KT होती हैं। तो अतः क्वार्टर में म्यू तथा म्यू प्लस डी म्यू परास में
ऊर्जा घनत्व कितना हो जाएगा, ऊर्जा घनत्व संख्या घनत्व है ना, ये संख्या घनत्व आया। और अब अपन लिख रहे हैं कि ऊर्जा समविभाजन नियम के अनुसार प्रत्येक कंपन विधा की माध्य ऊर्जा कितनी होती है, KT। ये सारा थर्मोडायनेमिक्स के अंदर था। तो अपन लिख सकते हैं कि क्वार्टर में म्यू तथा म्यू प्लस डी म्यू प्रास में जो एनर्जी डेंसिटी आएगी, वो एनर्जी डेंसिटी में इस मान को अपन क्या कर देंगे, KT से मल्टीप्लाई कर लेंगे। और KT से मल्टीप्लाई करने के बाद अपने पास नया मान ऐसे प्राप्त हो जाएगा, जो नई ऑब्जर्व चीज़ें आ जाएगी वो ऐसे हो जाएगा कि यू म्यू डी म्यू बराबर, ऊर्जा घनत्व को मैं लिखूंगा यू म्यू डी म्यू बराबर जो संख्या घनत्व आया एन म्यू डी म्यू, उसको अपन मल्टीप्लाई कर लेंगे KT से। ठीक है, तो आपके पास हो जाएगा यू म्यू डी म्यू बराबर एन म्यू डी म्यू का मान कितना है, इसका मान है 8 पाई म्यू स्क्वायर अपॉन C क्यूब डी म्यू KT, ये इसका मान है। तो आप इसको अच्छे से जमा लीजिए और अपने पास क्या हो जाएगा, यू म्यू डी म्यू बराबर 8 पाई, इस KT को आगे लिख लीजिए, 8 पाई KT म्यू स्क्वायर डी म्यू अपॉन C क्यूब। दिस इज ए फॉर्मूलाज ऑफ रेले जीन्स रेडिएशन लॉ एंड दिस फॉर्मूलाज इज रिप्रेजेंट बाय फ्रीक्वेंसी रेंज। ये फॉर्मूला आपकी कौन सी रेंज में आ गया, फ्रीक्वेंसी रेंज के अंदर फॉर्मूला है। ये हो गया आपका नियम पूरा कंप्लीट। थोड़ा सा लंबा चला, आप एक बार इनको ध्यान से लिखिएगा, 4-5 बार जब आप इस एक एक लाइन को देखोगे, थोड़ा लेंदी फॉर्मूला था, तो आपको सारी चीज़ें अच्छे से कंप्लीट आ जाएगी। तो ये फॉर्मूला रिप्रेजेंट कर रहा है रेले जीन्स रेडिएशन को लो, और ये फॉर्मूला है फ्रीक्वेंसी रेंज में। ये फॉर्मूला कौन सी रेंज में है, फ्रीक्वेंसी रेंज में। आप चाहो तो इसको वेवलेंथ रेंज में भी निकाल सकते हैं। तो चलो आइए अपन इसको वेवलेंथ रेंज में निकालते हैं। वेवलेंथ रेंज में कैसे हो जाएगा, इसी के अंदर अपन देखेंगे कि कुछ एक मान को अपन देखते हैं और उसके अनुसार ये फॉर्मूला आपका चेंज हो जाएगा, किसमें, वेवलेंथ रेंज में। तो दिस इज ए फॉर्मूला बाय रेले जीन्स रेडिएशन लॉ, है ना, और दिस इज रिप्रेजेंट बाय फ्रीक्वेंसी रेंज। ये फॉर्मूला आपका किस में आ गया, फ्रीक्वेंसी रेंज में आ गया। अब आप चाहो तो इसको वेवलेंथ रेंज में भी चेंज कर सकते हो। वेवलेंथ रेंज का मतलब म्यू को चेंज करना कुछ नहीं, अपने को किसको चेंज करना है, म्यू को चेंज करना है। तो आपका म्यू कैसे चेंज हो जाएगा, जैसा कि अपने को पता है म्यू बराबर क्या होता है, C अपॉन लैम्डा। म्यू बराबर क्या होता है, C अपॉन लैम्डा। अगर आपका इसका डिफरेंशियल करते हो बाई लैम्डा, डी म्यू अपॉन डी लैम्डा करोगे तो आपको पता है ऊपर जाएगा, वो लैम्डा की पावर -2 माइनस आ जाएगी, तो इसका मान कितना हो जाएगा, -C अपॉन लैम्डा स्क्वायर। ठीक है, डी म्यू अपॉन डी लैम्डा आपके पास कितना हो गया, -C अपॉन लैम्डा स्क्वायर। और आप चाहो तो इसका मोड निकाल लीजिए, तो आपके पास स्टैंडर्ड वैल्यू हो जाएगी यहाँ से डी म्यू बराबर C अपॉन लैम्डा स्क्वायर डॉट डी लैम्डा। ठीक है, डी म्यू बराबर C अपॉन लैम्डा स्क्वायर डॉट डी लैम्डा। तो अब अपन इसको निकाल सकते हैं किस में, के क्वार्टर के रूप में। तो इसी प्रकार लैम्डा तथा लैम्डा प्लस डी लैम्डा रेंज में संख्या घनत्व क्या हो जाएगा, नॉर्मल मोड्स ऑफ वाइब्रेशन, कंपन विधाओं का संख्या घनत्व, कंपन विधाओं का संख्या घनत्व, कंपन विधाओं का संख्या घनत्व बाय इक्वेशन थर्ड। देखिएगा आप थर्ड इक्वेशन कहाँ पर रही, मिटा दी अपन, है ना। तो आप थर्ड इक्वेशन क्या है, उसके अनुसार एन लैम्डा डी लैम्डा बराबर, फॉर्मूला क्या था आपका, एन लैम्डा डी लैम्डा बराबर 8 पाई अपॉन C। कुछ उसको चेंज करना है ना फॉर्मूला को, एक बार रुकिएगा आप। एन लैम्डा डी लैम्डा बराबर 2 × 4 पाई, अपने पास फॉर्मूला क्या था, अपने पास फॉर्मूला था यहाँ से, इक्वेशन थर्ड का जो फॉर्मूला था वो आपके पास था 8 पाई म्यू स्क्वायर अपॉन C क्यूब, 8 पाई म्यू स्क्वायर अपॉन C क्यूब डॉट डी म्यू, यही था इक्वेशन थर्ड का। अब इस फॉर्मूले को अपन वेवलेंथ के रूप में काटेंगे। अब वेवलेंथ के रूप में कैसे होगा, जैसा कि अपने को पता है, एक तो अपन डी म्यू का मान पुट करेंगे यहाँ पर, और एक अपन C क्यूब को फिलहाल ऐसा कैसे ही रखेंगे। तो अपने पास जो वैल्यू हो जाएगी वो ऐसे हो जाएगी, यहाँ से आप अगर निकालना चाहो तो 8 पाई अपॉन C क्यूब, ठीक है, और म्यू स्क्वायर की जगह हो जाएगा C स्क्वायर अपॉन लैम्डा स्क्वायर, ठीक है ना। इस म्यू स्क्वायर की जगह क्या लिख दिया अपन ने, C स्क्वायर अपॉन लैम्डा स्क्वायर, और लास्ट में जो डी म्यू बचा उसकी जगह पर लिखूंगा C अपॉन लैम्डा स्क्वायर डॉट डी लैम्डा। ये देखिएगा अपन ने पूरा ये मान लिख लिया। ये लिखा
तो आप देखिए सी क्यूब से सी क्यूब से ये पूरा आपका सी क्यूब कट गया, तो आपके पास कितना हो गया, आपके पास हो गया एन लेमडा डी लेमडा बराबर 8 पाई अपॉन लेमडा की पावर 4 डी लेमडा। ठीक है, ये हो गया संख्या घनत्व। अब अपन ने इसमें क्या ना वही अपने को यहाँ के करना है कि अतः क्वार्टर में, यहाँ पर थोड़ा सा मैं मिटा रहा हूँ ना, ऊपर से आप देखिएगा कि अतः क्वार्टर में लेमडा तथा लेमडा प्लस डी लेमडा परास में ऊर्जा घनत्व क्या हो जाएगा, परास में ऊर्जा घनत्व यू लेमडा डी लेमडा बराबर एन लेमडा डी लेमडा अपॉन के टी। ऊर्जा संविभाजन के नियम के अनुसार प्रत्येक को समान एनर्जी मिलती है, तो आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये मान यहाँ पुट करोगे तो आपके पास कितना हो जाएगा, आपके पास हो जाएगा यू लेमडा डी लेमडा बराबर 8 पाई के टी लेमडा की पावर 4 डॉट डी लेमडा। बस ये आपका रेले जीन्स विकिरण नियम कंप्लीट। इक्वेशन नंबर 5, ये आपकी 2 इक्वेशंस है यहाँ पर, और इन दोनों इक्वेशंस में आपका रेले जीन्स रेडिएशन लॉ पूरा क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। तो आप लास्ट में लिख सकते हो कि इक्वेशन 4 एंड 5 दोनों रिप्रेजेंट करिए किसको, रेले जीन्स रेडिएशन लॉ। एक तो अपन ने आवर्ती परास में निकाला और एक अपन ने वेवलेंथ परास में निकाला। तो आपका क्वेश्चन भी आज का ये हो जाएगा कि रेले जीन्स रेडिएशन लॉ समझाना आपको बेस्ड ऑन क्लासिकल फिजिक्स, यानी चीड़ सम्मत सिद्धांत के आधार पर रेले जीन्स विकिरण नियम को समझाइए। वीन का विकिरण नियम अपन ने पहले पढ़ लिया, ये हो गया रेले जीन्स विकिरण नियम, और मैंने आपको पहले भी ये बता दिया कि ये सिर्फ मेजर वेवलेंथ को समझाने में सफल रहा। दीर्घ तरंग दैर्ध्य जिसको अपन बोलते हैं ना, उसी को ये समझा पाया। तो आज के लिए से बस इतना सा ही, थोड़ा लेंदी टॉपिक था, इसको आप ध्यान से देखिएगा, 3 या 4 बार जब आप इसको देखोगे, रीड करोगे तो आपको सारा अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको।